हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी। सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आज हम इनसे सरकार के कामकाज के बारे में बात करेंगे, यहाँ के राजनीतिक हालात के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक जीवन को। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उत्तराखंड के 20 साल के छोटे से इतिहास में अब तक के 8 मुख्यमंत्रियों में त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिना किसी स्पीड ब्रेकर के 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इससे पहले स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी पूरे 5 साल तक इस पद पर रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की तरफ अग्रसर हो चला है। उत्तराखंड आंदोलन की मूल भावना से जुड़े गैरसैंण पर जिस फैसले का लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उसे मूर्त रूप देने की कोशिश की है। यानी अब गैरसैंण गैर नहीं रहने वाला है। 18 मार्च 2017 को जब त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो उनके सामने चुनौतियां बड़ी थीं। राज्य में चल रही राजनीतिक अस्थिरता से पार पाना उनके लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपने कुशल नेतृत्व के चलते उन्होंने सारी बाधाओं को पार किया और अपनी सरकार के 3 साल पूरे कर लिए। बेरोजगारी की समस्या के चलते राज्य से हो रहे पलायन को रोकने के लिए उन्होंने कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को चलाया है, जिनका लाभ पहाड़ के युवाओं को मिल रहा है और पहाड़ों से पलायन के आंकड़े घटे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को शांत स्वभाव और मिलनसार प्रवृत्ति का नेता माना जाता है। पौड़ी जिले के जहरीखाल ब्लॉक के खैरासैंण गांव में 20 दिसंबर 1960 को जन्मे त्रिवेंद्र सिंह रावत परिवार में सबसे छोटे हैं। पिता प्रताप सिंह रावत सेना की रुड़की कोर में तैनात थे, इसीलिए सीएम त्रिवेंद्र रावत का सेना से खासा लगाव है। इसीलिए सेना और पूर्व सैनिकों के कार्यक्रमों में जाने का वो मौका नहीं छोड़ते। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 10वीं तक पढ़ाई पौड़ी जिले के सतपुली इंटर कॉलेज से और 12वीं की पढ़ाई एकेश्वर इंटर कॉलेज से हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही त्रिवेंद्र सिंह रावत का झुकाव संघ की तरफ था। संघ की विचारधारा उन्हें इतनी भाई कि सन 1979 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में ही वो आरएसएस से जुड़ गए। 1981 में संघ के प्रचारक के रूप में काम करने का उन्होंने संकल्प लिया। 1985 में उन्हें देहरादून महानगर का प्रचारक बनाया गया। 1993 में त्रिवेंद्र रावत को बीजेपी में क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाया गया। 1997 में उन्हें बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें मेरठ का जिला प्रचारक भी बनाया गया। उनके काम से संघ इतना प्रभावित हुआ कि उत्तराखंड बनने के बाद 2002 में उन्हें बीजेपी ने डोईवाला सीट से पहली बार चुनाव मैदान में उतारा और उन्होंने जीत हासिल की। 2007 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया और उन्होंने दोबारा जीत हासिल की। 2007 से 2012 के दौरान उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में उन्हें कृषि मंत्री की जिम्मेदारी मिली। कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने पहाड़ों में उन्नत खेती का मार्ग प्रशस्त किया। 2013 में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। अक्टूबर 2014 में वो झारखंड के प्रभारी बनाए गए। उनके कुशल मार्गदर्शन में झारखंड में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया था, लेकिन मोदी लहर में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तब पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी होने के साथ ही संघ के भरोसेमंद स्वयंसेवक होने के कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई। पार्टी ने जो भरोसा सीएम त्रिवेंद्र रावत पर जताया है उसे वो बखूबी निभा रहे हैं। यही वजह है कि उनके कुशल नेतृत्व में राज्य उत्तरोत्तर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।
अभी आपने देखा श्री त्रिवेंद्र रावत जी का संघर्ष से भरा हुआ एक राजनीतिक जीवन। मुख्यमंत्री जी, हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सरकार का 3 साल पूरा हो चुका है। हमारी तरफ से, सहारा न्यूज नेटवर्क की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री जी, गांव से लेके और मुख्यमंत्री तक का सफर कैसे पूरा किया? देखिए, हमारी प्रारंभिक जो शिक्षा है 8th क्लास तक, ये बिल्कुल गांव में हुई। छोटा सा गांव हमारा है खैरासैण, और अभी भी वहाँ पर 7-8 परिवार रहते हैं। और उसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई 9th में मैं एकेश्वर इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। 10th मैंने फिर सतपुली से किया, और इंटरमीडिएट एकेश्वर से करने के बाद डिग्री और पीजी मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जहरी खाल। उसके बाद मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की। सन 1984 में गढ़वाल विश्वविद्यालय से मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की। तत्पश्चात, क्योंकि मैं संघ के संपर्क में पहले ही आ चुका था, संघ के प्रचारक के रूप में लगभग 10 वर्ष तक काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते संगठन मंत्री के रूप में मैंने काम किया। उसमें मैंने गढ़वाल मंडल और पूरा उत्तराखंड जो वर्तमान है इसका भी मैंने काम देखा। और 2002 में मैं प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में आया। तो इस तरह से 2002 में विधायक बनने के बाद, और बीच में मंत्री रहा, आज मुख्यमंत्री हूँ। संगठन के नाते उत्तर प्रदेश में माननीय अमित शाह जी के साथ काम किया, झारखंड के प्रभारी के नाते काम किया, और समय समय पर जहाँ पर भी राजनीतिक दृष्टि से हमारी जिम्मेदारियाँ लगाई गई, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, अनेक जगहों पर हम लोग चुनाव में आते जाते रहे। और इस तरह से एक कार्यकर्ता के रूप में हमने अपना काम प्रारंभ किया, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी हो। और भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान मिला, एक मंत्री के नाते मिला, फिर आज मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी मुझे दी गई है। आज 3 साल से दायित्व को निभा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, जब आपको ये दायित्व मिला, यानी कि जब आप मुख्यमंत्री बने, तो आपकी पार्टी में भी 2 विचारधारा थी। एक विचारधारा का कहना था कि सफलतम मुख्यमंत्री होंगे, दूसरी विचारधारा के लोग कहते थे कि अभी अनुभव नहीं है, सफल नहीं हो पाएंगे। अब 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका, क्या कैसे पाते हैं? देखिए, सफलता असफलता ये तो मैं जनता पे इस निर्णय को सोचता हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने जो विश्वास प्रदेश की जनता को दिया और जिस मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा, वो सबसे बड़ा मुद्दा था पिछली सरकार का भ्रष्टाचारी विकास। और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे शराब से संबंधित होंगे, फॉरेस्ट से संबंधित होंगे, खनन से संबंधित होंगे, भर्ती घोटाला होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो धंधा यहाँ बन गया था, वो तमाम तरह के लांछन पिछले सरकार को पर लगे। और हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया कि हम एक साफ सुथरी सरकार आपको देंगे, एक ईमानदार सरकार आपको देंगे, और जो माफिया तंत्र यहाँ पर विकसित हुआ है, इस माफिया तंत्र को हम यहाँ से खदेड़ेंगे, इसको समाप्त करेंगे। आज मैं 3 साल के बाद ये कह सकता हूँ कि हमने जो वायदा जनता के साथ किया, वो सरकार दे पाने में हम सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर बात भ्रष्टाचार की जाए तो पूरे देश में अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये आपकी उपलब्धि है कि उत्तराखंड की अगर बात की जाए, यहाँ के राजनीति माहौल की बात की जाए, पक्ष की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए और जनता की बात की जाए, एक परसेप्शन है आपकी ईमानदारी का कि कोई व्यक्ति आप पे व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाता। देखिए, उसमें अभी तक एक तो बता दूं कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, और जो मास्टरमाइंड हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि ये पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है, या नकल हुई है। 2 चीज़ें हैं। प्रथम दृष्टया ये नकल का मामला है। जिन सिम कार्ड का इसमें इस्तेमाल किया गया और जिन दुकानों से सिम कार्ड लिए गए, उनको भी पकड़ लिया गया है। अब जांच जारी है। जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी, मैं प्रदेश के तमाम उन युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जांच में अगर मास नकल का मसला आया तो हम उस पर उस हिसाब से निर्णय लेंगे। लेकिन हम ये भी चाहते हैं, देखिए, परीक्षा टलती है
तो जिन बच्चों ने कोई नकल नहीं किया उनको क्यों सजा दी जानी चाहिए? सरकार को ये भी विचार करना है। फिर जब हम किसी चीज़ को टालते हैं, फिर कितने दिन बाद भर्ती हो पाएगी? क्योंकि भर्तियों की हमारे यहाँ श्रृंखला बनी हुई है, हम लगातार हमारे यहाँ भर्तियाँ चल रही हैं सरकारी नौकरियों की, और इसलिए सरकार की आवश्यकता भी है कि उनको फॉरेस्ट गार्ड मिलें, विभाग को उनकी ज़रूरत है। और सबसे बड़ा विषय ये है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर हम नकलचियों को अगर हम पहुंचने का उन तक प्रयास कर रहे हैं, उनकी जांच चल रही है, और जो भी नकलची होंगे उनको दंडित किया जाएगा। जिन्होंने नकल कराई उनको भी दंडित कराया जाएगा। उसमें एक ऐसे अध्यापक भी सामने आए हैं कि जिन्होंने अपने आप की ड्यूटी लगाई और उसी के माध्यम से फोटो खींच करके और फ़ोन ही बाहर भेज दिया गया। ये चीज़ें सामने आई हैं, तो हम बिल्कुल तह तक जाएंगे उसमें, और जो भी जिसने भी अपराध किया है उसको बख्शेंगे नहीं। ये मैं प्रदेश के तमाम युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ। मुख्यमंत्री जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सारा देश में आपका स्वागत है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी पर तो बोलिए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। क्या अपने बयान से राहुल गांधी माफी मांगेंगे? हाथापाई की नौबत आ गई थी। चिन्मयानंद और उनके वकील, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? बड़ी राहत की बात। 3 मरीजों में कोरोना वायरस पा लिया गया है। कल्याण सिंह ने कह दिया है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी को बीच में शामिल किया जाए। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी। रावत साहब, एक बड़ा मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा था, गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा था। आपकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तमाम लोग चाहते भी थे कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए, लेकिन चाहे वो इच्छा शक्ति की कमी रही हो या पहाड़ बनाम मैदान का मुद्दा रहा हो, नफा नुकसान की बात रही हो, लोग इसको कर नहीं पाए और आपने एक झटके में कर दिया। कैसे किया सब? देखिए, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा कि जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, तो उस समय भी लोगों के मन में तमाम तरह की आशंकाएं थी। जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनको लगता था कि तनख्वाहें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में ये आम चर्चा होती थी सचिवालय के अंदर, अरे वहाँ कहाँ से तनख्वाह मिलेंगी, वेतन नहीं मिलेगा, लाले पड़ जाएंगे कर्मचारियों को। कुछ लोगों के मन में भ्रम था कि मैदान पहाड़ की यहाँ पर लड़ाई होगी, लेकिन तमाम यहाँ के नागरिकों ने उसको निर्मूल किया और यहाँ के लोगों की जो विशिष्टता है, सबके साथ घुल मिल कर रहने की, अपनत्व, सबको अपनत्व देने का, वो चीज़ हावी रही और जो आशंकाएं थी तमाम वो निर्मूल हो गई। और इसी तरह की आशंका इस विषय को लेकर कई लोग पाले हुए थे, ये स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो जीवन है, मेरा शुरू से ही सामाजिक जीवन रहा है। छात्र जीवन से ही मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ, आज राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हूँ। और इन 3 सालों में मैंने कम से कम 1000 से अधिक मैंने सभाएं की होंगी, मीटिंगें की होंगी, और दूरस्थ क्षेत्रों में भी की हैं और मैदानी क्षेत्रों में भी की हैं। मैंने लोगों के बीच में जो चीज़ें अनुभव की, मैंने जो जन भावनाओं का जो एहसास किया, एक तरह से ये जो 4 मार्च को जो डिक्लेयर किया ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण को, वो जन भावनाओं का प्रकटीकरण है। और आज तक के निर्णयों में मैं जो बड़ा निर्णय मानता था, एक सुधारात्मक निर्णय मानता था, ये 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का, और एक मुद्दा ये गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का, चारों तरफ स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री जी, 1 साल पूरे होने पर मैंने आपका इंटरव्यू लिया था दिल्ली में। आपने कहा था कि सबसे बड़ी समस्या पलायन की समस्या है उत्तराखंड में, लेकिन पलायन की समस्या पे मुझे लगता है कि पहली बार किसी सरकार ने ध्यान दिया, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इतना ध्यान दिया और काफ़ी हद तक रोका गया, लेकिन वो परिणाम सामने नहीं आ पाए जो आने चाहिए थे। देखिए, जो पलायन हुआ है, ये पलायन आज़ादी के बाद ही शुरू हुआ है, आज़ादी से पहले भी हुआ है। आज अगर आप जो वर्तमान पंजाब है हमारा,
वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनेक जगह ऐसे हैं कि वहाँ की शैक्षणिक जो व्यवस्था है उत्तराखंड के लोगों के पास है पहले से जी। लाहौर से लोगों ने पढ़ाई करी और फिर पंजाब और आसपास के जगहों पर शिक्षण संस्थान खोले। आज भी सैकड़ों शिक्षण संस्थान पंजाब में उत्तराखंड के लोगों के हैं। और इसलिए पलायन कोई 4 दिन में हुआ है या राज्य बनने के बाद हुआ, ऐसा नहीं है। राज्य बनने के बाद जो पलायन हुआ है वो राज्य के अंदर हुआ है। आप अगर देखेंगे तो लगभग 55% जो पलायन है वो हमारा गांव तो छोड़ा है, लेकिन आसपास के किसी कस्बे में चले गए, देहरादून आ गए, कोटद्वार आ गए या उधम सिंह नगर की तराई में आ गए। कुछ लोग विस्थापित हुए जिनको बांध के कारण या अन्य कारणों से आपदा के कारण जिनको विस्थापित किया गया, ऐसे भी कुछ लोग हैं। ये सब लोग उसमें सम्मिलित हैं। और इसलिए पलायन हमारी बिल्कुल ये सोच नहीं कि हम 4 दिन में हम उनको वापस ले आएंगे। हमारी ये सोच है कि जो लोग हैं ये लोग यहाँ रुकें, जो लोग आ सकते हैं वो वापस आएँ। तो उसके लिए हमने पहला काम ये किया कि हमने ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग बनाया। केवल पलायन आयोग नहीं बनाया, ग्रामीण विकास, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब गांव में डेवलपमेंट होगा, गांव में हम सुविधाएं देंगे, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, इन 3 चीज़ों पर जब हम फोकस करेंगे तो फिर लोग क्यों आखिर पलायन करेंगे। कुछ केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं पर्यटन की जो आप इम्प्लीमेंट हो रही हैं। केंद्र सरकार ने भी हमको पर्याप्त मदद दिया है और इतना मदद दिया है कि हम ये कह सकते हैं कि 3 सालों में जो फंडिंग हमको हुई है, अगर पिछले 10 सालों का देख लिया जाए, इन 3 सालों को देख लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि 3 साल भारी पड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, देखा गया है कि नानाजी तिवारी के बाद 3 साल का कार्यकाल अगर कंटिन्यू देखा जाए तो आपने पूरा किया। राजनीतिक हालात यहाँ ऐसे रहते हैं कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप 5 साल पूरा करेंगे। तो उस कार्यकाल में जो पहले के कार्यकाल थे और इस बार के कार्यकाल में आप कितना भिन्नता मानते हैं? क्या पॉजिटिविटी आपने की जिससे समाज में और जनता में मैसेज गया कि सरकार अच्छा काम कर रही है? देखिए, तिवारी जी का कद बहुत ऊंचा था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। देश की आज़ादी के बाद उन्होंने राजनीतिक संघर्ष किया। उनकी शिक्षा दीक्षा भी इलाहाबाद में हुई। तो तिवारी जी का कद बहुत ऊंचा था, मुझे अनुभव बहुत ऊंचा था। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि राजनीति में कई बार हम बहुत तेज़ दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो राजनीति कोई दौड़ का खेल नहीं है, राजनीति सोच समझ का खेल है। राजनीति सोच समझकर और सही समय पर सही निर्णय का खेल है। मैंने शुरू में लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल किए, प्रेस ने भी बहुत सवाल किए, लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह की आशंकाएं और सवाल खड़े किए। तो मैं सामान्यतः मैं लोगों से एक बात कहता था कि भाई देखिए, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर बहुत चढ़ाई है, बहुत उतार है। उतार में भी तेज़ नहीं चलना चाहिए और चढ़ाई में तो तेज़ चला ही नहीं जा सकता है। इसलिए आराम से चलना चाहिए, आराम से चलिए, चल के निर्णय लीजिए, दौड़ कर मत लीजिए, चल कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड देवभूमि है और एक पर्यटक स्थल भी है। लोग घूमने आते हैं, बर्फ़बारी का आनंद लेने आते हैं। मैं भी आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और बर्फ़ पड़ रही है, हम लोग भी इसका आनंद ले रहे हैं। देवभूमि में महाकुंभ होने जा रहा है और जिस तरह के योगी सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ किया, एक बड़ा सफलतम महाकुंभ किया, मुझे लगता है उसके बाद और भी प्रेशर आपकी सरकार पे है कि उससे अच्छा महाकुंभ किया जाए, उसकी तैयारी की जाए। तो क्या क्या अभी तैयारियां हैं उस महाकुंभ के लिए? इसमें कोई शक नहीं, और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हमारा कुंभ कहीं कम ना हो जी, क्योंकि कुंभों में अगर सर्वाधिक महत्व है तो हरिद्वार के कुंभ का है। और हरिद्वार का कुंभ, क्योंकि प्रयाग का कुंभ अभी भी संपन्न हुआ है, इसलिए सब लोगों की निगाहें भी हैं हरिद्वार की तरफ। हमने तमाम तरह की जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, जो स्थायी नेचर के जो काम हैं, वो लगभग हमारे सारे काम या तो प्रारंभ हो गए हैं या प्रारंभ होने वाले हैं। अभी तक 43 कामों को हम स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं और उनके लिए धन आवंटित कर चुके हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो कुंभ हमारा हरिद्वार होगा, सबसे जो बड़ी चिंता होती है
क्योंकि जब शाही स्नान होते हैं, पेशवाइयाँ होती हैं, उस समय बहुत बड़ा क्राउड ये कुंभ में इकट्ठा होता है और उसमें कई बार भगदड़ का खतरा होता है। तो उसके लिए जो भगदड़ को नियंत्रण करने की जो व्यवस्था चाहिए वो हमने किया है। जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम वो हमने स्थापित किया है कि कहीं पर भी अगर ज़्यादा भीड़ होती है तुरंत नज़दीक की जो चौकी है, नज़दीक जो हमारा फोर्स है उसके पास सिग्नल चला जाएगा। और आज टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि माना भीड़ होती है तो एक बल्क मैसेजिंग, जितने भी यात्री वहाँ होंगे सबको एक साथ लाखों मैसेज चले जाएंगे कि भाई आप इस इलाके में ऐसा है, आप थोड़ा सावधानी से रहिए। तो जो भगदड़ को नियंत्रण करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, आज हमने उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। फोर्स भी हम पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है और हम बाहर से भी इसके लिए फोर्स की मदद लेते हैं। वो सब हमारी तैयारी है। जो भी आवश्यकता जो कुंभ के लिए निर्माण कार्यों की है, हमारे 95% ये हमारे इस जुलाई तक पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी। मुख्यमंत्री जी, सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, कौन कौन की प्रमुख उपलब्धियों को आप गिनाने चाहें? देखिए, मैं बोल चुका हूँ, जैसे भ्रष्टाचार पर हमने प्रभावी अंकुश लगाया। डेवलपमेंट में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा, उसमें रिकॉर्ड काम किया है हमने। पानी के लिए जो फ्यूचर के लिए जो तमाम हम व्यवस्थाएं हमने कर रहे हैं। देहरादून में हमारा सूर्यधार बांध बन रहा है, देहरादून में सौंग बांध हमारी उसकी स्वीकृति हो चुकी है। जमरानी बांध जो नैनीताल जिले में है, जो उत्तर प्रदेश की 50,000 हेक्टेयर लैंड को सिंचित भी करेगा और पूरी तराई को 24/7 और 50-100 साल तक पानी देता रहेगा। ये हमारी बड़ी परियोजना है। थरकोट झील हमने पिथौरागढ़ में, वहाँ की पानी की भविष्य में दिक्कत न हो उसके लिए हम बना रहे हैं। कोली ढेक ये चंपावत जिले में हमारे बनकर लगभग तैयारी में है। अल्मोड़ा में कोसी पर हमने बनाया, वो आज अल्मोड़ा शहर को पानी दे रहा है, पानी का संकट वहाँ पर दूर हुआ है। इसी तरह से हमने पौड़ी में बना रहे हैं, गैरसैंण में जो हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। तो हमने जल पर हमने बहुत फोकस किया है, क्योंकि मैंने अपने इन 58-59 साल की उम्र में जो पानी की मैंने जो डिमांड बढ़ रही है और पानी के जो सोर्स हमारे कम हुए हैं, हमने सोर्स को डेवलपमेंट का भी हमने काम किया है। वर्षा जल का संचय लगभग 1700 mm बारिश ये उत्तराखंड में होती है, जिसमें से 70% केवल 3 महीने में होती है। तो इसलिए ये जो जल का संचय, जो वर्षा जल है उसका संचय, ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए काम आएगा। और मुझे सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इन 5 वर्षों को हर घर नल, ये उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम हर घर को नल देंगे। और उसमें भी एक प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हमको जल का संरक्षण भी करना चाहिए, उसका संभरण भी करना चाहिए, ताकि जो हमारे सोर्स हैं ये बने रहें। सोर्स बना रहेगा तो आगे पानी मिलता रहेगा, सोर्स ही अगर समाप्त हो जाएंगे तो हम पानी कहाँ से दे पाएंगे। तो उस पर एक सर्वांगीण विचार भारत सरकार ने ठोस योजना उसके लिए बनाई है और भगवान की दया से हमारे पास कोई आज पैसे की कमी नहीं है। हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन पर हम लोगों ने किया। पिथौरागढ़ में हम ट्यूलिप गार्डन 50 हेक्टेयर लैंड हमने उसके लिए चिन्हित की है, वहाँ पर इस बार उसकी हल्की सी शुरुआत भी उसकी हमने की है। टिहरी को हमने एक डेस्टिनेशन के रूप में डेवलपमेंट करने का लिया, उसके लिए हमारा 1200 करोड़ रुपया हमारे पास उसके लिए स्वीकृत हो गया है। ऐसे ही हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक नए डेस्टिनेशन, क्योंकि हमारे जो पुराने जो हमारे डेस्टिनेशन है, चाहे मसूरी हो, नैनीताल हो, रानीखेत हो, कौसानी हो, ये सेचुरेशन पर आ गए हैं। और जिस तरह से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, आज ज़रूरत है कि हम नए डेस्टिनेशन और थीम बेस्ड डेस्टिनेशन हम लोग तैयार करें। और इसलिए हमने 50-50 लाख रुपए हर जिले को दिया है कि उसके लिए स्थान भी चिन्हित कर देंगे, क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं और उस क्षेत्र को उसका मास्टर प्लान आप तैयार करिए
ताकि भविष्य में हमारे जो पर्यटक हैं वहाँ पर रह सकें। ये दीर्घकालिक योजना है, ये तत्कालिक योजना नहीं है, इसमें समय लगेगा डेवलप होने में, लेकिन आने वाले भविष्य में वो हमको मदद स्थापित करेंगे। तो हमने फोकस किया है पर्यटन पर, हमने फोकस किया है जो पर्वतीय क्षेत्र जो हमेशा ये रहा कि हमारी उपेक्षा होती है। हमने आज पहाड़ों के लिए सोलर पावर प्लांट, इसका हमने 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहली बार पर्वतीय क्षेत्रों में गया है। हमारे यहाँ जो चीड़ के पेड़ होते हैं बहुतायत में हैं, लगभग 27% फॉरेस्ट हमारा चीड़ का जंगल है। उस पेड़ से जो पत्तियां गिरती हैं बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती हैं, उससे गर्मियों में आग भी लगती है, वहाँ पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है, फोना मोना नष्ट होता है। आज हमने उस फिरूल से हम बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। 36 प्रोजेक्ट हमने अवार्ड किए हैं। 2 प्रोजेक्ट हमने पैलेट्स बनाने का काम, जो छोटी छोटी गोलियां बना करके और जो एक तरह से गैस का विकल्प होंगे, और 1/3 उस पर खर्चा आएगा उपभोक्ता का। तो जो हमारे पास लोकल जो उत्पाद हैं, जो लोकल हमको कुछ फॉरेस्ट हमको नेचर से हमको मिल रहे हैं, कुछ हम पैदा कर सकते हैं अपने खेतों में, उस पर हमने फोकस किया ताकि लोकल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके और स्थानीय लोगों को अधिकतम रोजगार मिल सके। इस तरह के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने NCERT लागू किया पूरे राज्य में। इसके साथ ही देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जहां पर हमने 500 कॉलेजों को वर्चुअल क्लास दे दी हैं। 700 पर हमारा काम चल रहा है। अभी हम जो स्कूली बच्चे हैं उनको हमने साप्ताहिक रूप से उनको फोर्टिफाइड मिल्क देने का हमने कल ही लॉन्चिंग किया है। जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 2 दिन दूध, 2 दिन अंडा, 2 दिन फल, 6 के 6 दिन, और उनकी माताओं को भी। तो इस ढंग से हमारी कोशिश है कि जो हमारी जो नई जनरेशन है वो स्वस्थ हो, अच्छी शिक्षा उसको मिले। तो हमने चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज काफ़ी शोर भी होता है क्योंकि हमने उसको अपनी फ्लैगशिप प्रोग्राम में रखा है। मेरे पास 1084 डॉक्टर थे जब हमने 3 साल पहले सरकार संभाली थी। आज हमारे पास 2045 के करीब डॉक्टर आज हमारे पास हैं। 400 कुछ डॉक्टर्स की हम भर्ती की प्रक्रिया हमारी आजकल उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। तो इस तरह से 2750 में से 2500 डॉक्टर हमारे पास आने वाले 2-3 महीने में हो जाने चाहिए। मुख्यमंत्री जी, अगर 3 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो आप अपनी सरकार को कितने नंबर देना चाहें? देखो, ये नंबर तो हम जनता पर छोड़ते हैं। मुख्यमंत्री जी, अगर एक राजनीतिक सवाल किया जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी कभी कभी विरोधाभास की स्थिति दिखती है, विधायकों की बयानबाजी दिखती है, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? बहुत ज़्यादा बयानबाजी तो स्टेट में नहीं होती है, मैं कह सकता हूँ, और ये कह सकता हूँ कि बहुत कम हुई है, ये मैं कह सकता हूँ अपने राजनीतिक जीवन के अनुभवों के आधार पर। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि व्यक्तित्वों की कई बार टकराहट होती है। जब एक समान व्यक्तित्व होते हैं, भाई मुख्यमंत्री तो एक को ही बनना है या विधायक तो 70 ही बनने हैं स्टेट में, तो सब लोगों को तो विधायक नहीं बन सकते हैं। जो उसकी एक लिमिट है उसी के अनुसार बना जा सकता है। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में बहुत ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। हमारे विधायक हों, हमारे मिनिस्टर हों, वो काफ़ी शालीन हैं, ये मैं कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी, एक आखिरी सवाल। प्रदेश में एक चर्चा आम है कि नौकरशाही हावी है, इसमें आपके पार्टी के भी लोग इस चीज़ की चर्चा करते हैं, साथ में जनता भी चर्चा करती है। तो ये कितना सच है, कितना गलत है कि उत्तराखंड में नौकरशाही हावी है? जो एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है वो ब्यूरोक्रेसी का काम है। निर्णय लेने का काम इस सरकार का काम है। सरकार कैबिनेट में निर्णय लेती है, सरकार निर्णय ले रही है। कोई एक निर्णय ऐसे बता दीजिए कि ब्यूरोक्रेसी ने उस पर ऑर्डर नहीं किया हो। एक निर्णय कोई इन 3 सालों में कोई मुझे बता दे कि कोई निर्णय सरकार ने लिया उसको ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया। कोई ब्यूरोक्रेट हिम्मत नहीं कर सकता है। ये उत्तराखंड राज्य है जहां पर हमने सब पर कार्रवाई की हैं, सस्पेंड किया है 2-2 IAS को। ये उत्तराखंड राज्य है। कई बार हम ओवर रूल करते हैं, कई बार हम नियमों को तोड़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि नियमों को तोड़ा जाए। क्यों तोड़ा जाए भाई? किसने बनाए हैं? नियम तो विधानसभा ने बनाए हैं ना, नियम तो विधायिका ने बनाए हैं ना। तो फिर इस तरह की बात जब लोग करते हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक चीज मुझे कोई बता दे, एक जो निर्णय सरकार ने लिया हो और उस पर कार्रवाई न हुई हो,
मुझे कोई एक निर्णय बता देगा तो मैं इस चीज़ को स्वीकार कर लूँगा। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, जिनका कहना है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने से दरअसल में अब पहाड़ का विकास होगा। उनका कहना है कि 3 साल में उत्तराखंड का काफी विकास हुआ है और आगे आने वाले 2 साल में और भी विकास होगा। 2021 का महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा, जो हरिद्वार में होने जा रहा है, जिसकी पूर्ण रूप से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। सहारा पढ़ाओ।